हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर फ्लाइट। आप जानते हैं आईआरबी प्योर क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है। 21 तक लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का। तो ऐसे में करियर फ्लाइट ने आपके लिए एक बहुत खास मेहमान को बुलाया है जिनका नाम है अनंत मोहन शर्मा। अनंत के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 2022 के हुए बैंकिंग एग्जाम्स आईआरबी क्लर्क और आईआरबी पीओ दोनों में ही सफलता प्राप्त की। साथ ही एफसीआई में इनका वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पर नाम है और एसबीआई क्लर्क में वेटिंग लिस्ट में है। साथ ही आईबीपीएस क्लर्क में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और ये अभी ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं करियर फ्लाइट की तरफ से इनको बधाई देता हूं इतनी सारी सफलताएं प्राप्त करने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया अनंता एंड वेलकम। हम आज बात करेंगे इनसे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे इन्होंने कितने समय का तैयारी टाइम का जो पीरियड रहा और क्या प्लान बनाकर कैसी स्ट्रेटजी से इन्होंने इतने सारे एग्जाम्स में सफलता प्राप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अनंता मेरा आपसे ये है कि आपने ग्रेजुएशन कब और किस स्ट्रीम से पास किया और फिर उसके बाद तैयारी कब से आई? जी, मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट था। फिर उसके बाद मैं 2017 से ही ऑलमोस्ट 2020 तक 3 साल जैसा मैंने प्राइवेट जॉब किया। तो प्राइवेट जॉब में मैंने लाइक 20 तक कंटिन्यू करने के बाद मैंने 21 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो 21 में आपने प्रिपरेशंस का बैंकिंग का स्टार्ट की? जी। अच्छा, तो 21 के एग्जाम्स में आपको किसी में सफलता मिली या कैसा रहा? 21 में मैंने सबसे पहला एग्जाम एसबीआई क्लर्क दिया था। उसमें मेरा प्री नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने जब आरआरबी पीओ के लिए अटेम्प्ट किया था, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, तो आरआरबी पीओ तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया था बट आरआरबी क्लर्क मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर ऑलमोस्ट उसके बाद आरआरबी पीओ का मेंस में जाके किसी कारण से नहीं हो पाया। उसके बाद आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी था, उनमें से आईबीपीएस पीओ तो क्लियर नहीं हुआ था, प्रीलिम्स क्लर्क क्लियर हुआ। अच्छा, तो उस साल जब आपका जैसे आपने 2-3-4 एग्जाम दिए, कुछ में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस तो क्लियर नहीं हुआ, तो फिर जो ये एक फेलियर का बोझ था, आपने जॉब भी छोड़ दिया था, तो इससे आपने कैसे टैकल करते हुए अपना नेक्स्ट प्लान कैसे बनाया और 2022 में आपको सफलता मिली, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी बिल्कुल। 2020 में जब मैं छोड़ा था जॉब, उसके बाद से मेरे मन में ये था कि मुझे लाइक अभी जो भी करना है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी वाला जॉब चाहिए था। तो सिक्योर जॉब के लिए मैंने रिसर्च करने के बाद 2 ऑप्शंस आ रहे थे जो कि ज्यादा ट्रेंडिंग थे, एसएससी और बैंकिंग। बट बैंकिंग में जाने का कारण ये था क्योंकि बैंकिंग में फास्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो उसी की वजह से ही मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट क्या हुआ, इन दैट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी कठिनाई देखने को मिली क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में बेसिक्स क्लियर करना पड़ता है और जस्ट बिकॉज़ मेरा टाइमिंग बहुत कम था एसबीआई क्लर्क आ गया, तो उस वजह से मेरा लाइक क्लियर नहीं हुआ। तो उसको मैंने टैकल इसी तरह से किया कि मैं मन में यही था कि मैंने जब जॉब छोड़ा है तो मैंने कुछ सोच के ही जॉब छोड़ा है। तो उसी की वजह से जितने भी फेलियर आए मैंने उस फेलियर को कोशिश की कि अच्छे से अच्छे चेंजेस लाओ प्रिपरेशन में। वही चेंजेस लाते हुए ही मैंने आज फील्ड में एग्जाम्स क्लियर किए। तो आप सब जानते हैं कि हर इंसान विफलताओं के बाद ही सफल होता है और यही कहानी हमारे आज की गेस्ट की भी है कि 2021 में असफल रहने के बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते हुए 2022 के इतने सारे एग्जाम में सफलता प्राप्त की। अब हम इनसे बात करेंगे कि इनका जो स्ट्रेटजी था, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी था और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी था, इस पे थोड़ी बात होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये तो स्पीड मांगता है और मेंस आप जानते हैं कंसेप्ट की वहां लगाया जाता है। तो आपका ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अगर सब्जेक्ट वाइज में बात करूं, थोड़ा मुझे बताएं कि मैथ में क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रही? जी, मैं स्टार्ट करता हूं रीजनिंग से। जी, तो रीजनिंग बेसिकली आपका लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद जितने प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपका रीजनिंग में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो मैंने यही वाला स्ट्रेटजी फॉलो किया कि मैं पहले कॉन्सेप्ट में ध्यान दिया। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस सेट से। और आप लोग के लाइक YouTube में भी मैं क्लासेस फॉलो करता था, आपके करियर फैक्ट की भी मैंने क्लासेस देखे हैं जी, तो वो भी फॉलो किया करता था। तो वहां से मेरे को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को मतलब लाइक रिजल्ट मिला। तो रीजनिंग प्रैक्टिस जी, और मैथ्स की अगर बात की जाए जी, मैथ्स का बोलूं तो मैथ्स मेरा हमेशा से वीक साइड था। तो मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा था कि मैं कोई एक टॉपिक को सॉल्व करूं।
और मैं वो सच बोलूं तो मेरा एरिथमेटिक पार्ट बहुत वीक था, तो उस वजह से मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना डाटा डीआई में ज्यादा फोकस किया, और डीआई और जो स्ट्रीट मैथ्स के जो सारे टॉपिक्स थे वो तो इजी थे, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया, बस उस पार्ट को ही फोकस किया, क्योंकि हाँ उस बदौलत ही मेरा मैथ्स अच्छा हुआ। और मेरे उसमें हम जानते हैं डीआई का ही ज्यादा वेटेज है, डीआई आप अच्छे से कर पाते हैं तो मींस क्लियर कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो अभी आज की एग्जाम के लिए की है करंट अफेयर जी, उस पर थोड़ा आप बताइए, करंट अफेयर की आपकी तैयारी कैसे रही और कैसे क्या सोर्सेस आपने फॉलो किए, कहां से देखा, ये सब जी। करंट अफेयर्स का टॉपिक सर बोला जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप जितना भी पढ़ेंगे कम ही होता है, तो इतना वास्ट को आप बाइफरकेट करके पढ़ें। जैसे कि मैं बताऊं, आप अगर लास्ट के 4-5 महीने को ज्यादा फोकस करें तो उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये लोग बोलते हैं 1 साल का पढ़ो, 6 महीने का पढ़ो, मैं स्पेशली मैंने 4 महीने में फोकस किया। तो वो 4 महीने जो मैंने फोकस किया, मैंने हमेशा डेली पढ़ाई, जो डेली न्यूज़ है ना, मैं डेली पढ़ता था। यूट्यूब में क्लासेस जो होते थे डेली बेसिस में वो फॉलो करते थे, और एक किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आप टॉपिक पढ़िए, सॉरी टॉपिक नहीं, एक पीडीएफ पढ़िए, तो उसी से अगर आप डेली पढ़ के रिवाइज करते हैं और वीकली में संडे अगर आप उसको सारा मंडे से सैटरडे तक रिवाइज करते हैं तो उसी से आपका करंट अफेयर्स कवर होगा। मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं। तो हमारे जो भी लोग जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत खास मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपको सेशन लेना है तो करंट अफेयर आपको अभी से पढ़ना शुरू करना होगा और डेली बेसिस पर पढ़ना होगा, क्योंकि करंट अफेयर जो 5-6 महीने का है, प्रीलिम्स निकालने के बाद जो हमारे पास बहुत कम समय होता है उसमें क्लियर नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी यही कह रहे हैं कि हाँ डेली बेसिस पे पढ़ाई करंट अफेयर की करनी। और एक हमारा सब्जेक्ट बच गया है इंग्लिश, इसके लिए आप रीडिंग करते थे, ग्रामर पढ़ते थे, थोड़ा ये बताइए क्या इंग्लिश के तो सर लाइक सबके अपने अपने स्ट्रेटजीज होते हैं जी। मैं स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन किया था मैं हिंदू पढ़ता था, क्योंकि लोग बोलते हैं हिंदू पढ़ो, बट मैं हिंदू करके मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं क्या किया, मैं अपना स्ट्रेटजी को चेंज किया। स्ट्रेटजी चेंज करते हुए मैंने यही किया, जो टाइम में हिंदू में लाइक पढ़ता था उसमें स्ट्रेटजी चेंज करके मैं आरसी सॉल्व करता था, क्योंकि आरसी में भी अल्टीमेटली हमको पढ़ना ही है, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसी की वजह से मैं हिंदू ना पढ़ के आरसी को पूरा पैसेज वाइज पढ़ता था, फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व करता था। मेरा अल्टीमेटली टाइम वही पे बच जाता। तो ये प्रैक्टिस भी हो जाती थी जी, आरसी बनाते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बस आप वोकैब सीख रहे हैं और यहां वोकैब के साथ-साथ प्रैक्टिस भी जी। तो ये आपकी न्यूज़ की स्ट्रेटजी जी। ज्यादा से ज्यादा आरसी करना, मतलब सही बात है कि आरसी अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से बनाता है तो बैंक के इंग्लिश के पेपर को टैकल करता है, क्योंकि आरसी के लिए वेटेज ज्यादा है। अगर मैं दूसरे टॉपिक्स की बात करूं, कुछ टॉपिक वाइज भी होते हैं सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स, आपको अगर वो फॉलो करेंगे एनफ है, कोई अलग से क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर लेकिन आप अगर एरर का कुछ मॉक लगाते हैं तो उसमें जी हो जाती है। तो अब जैसे कि मैंने मॉक का नाम लिया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जाम जब मान लीजिए पास आ गया तो मॉक आप कितना लगाते थे, डेली कितना लगाते थे, और मेंस में कितने मॉक लगाए और कहां, मतलब कितने सारे प्लेटफॉर्म सॉल्व करते थे, थोड़ा ये सब बताइए जी। जी मॉक अगर मैं बताऊं तो मॉक आपको एक्चुअली में डेली बेसिस पे होना चाहिए, भले ही वो प्रीलिम्स का हो। मेंस का मैं मानता हूं थोड़ा लंबा होता है, तो आप ऐसा करिए कि वीक में एटलीस्ट 2 से 3 लगाइए, बट प्रीलिम्स जो है ना, प्रीलिम्स का होगा कोशिश करिए एटलीस्ट 7 दिन लगाना चाहिए एस्पिरेंट्स को, रोज ही लगाना चाहिए, और क्योंकि प्रीलिम्स का एनालिसिस भी हाफ एन आवर में हो जाता है। तो ऐसे करके मैं मॉक्स लगाता था, ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो मैं प्रीलिम्स का मॉक कर भी देता था, और मेंस का मॉक मैं वीक में 2-3 बार दे देता था। उसके बाद एनालिसिस में वन डे 1 दिन चलाता था। इसीलिए तो मतलब तैयारी की एक जो बहुत बड़ी पार्ट है वो मॉक्स देने और उसके एनालिसिस करने से बनती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच थोड़ा सा मैं आपसे ये बात करूंगी, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, मॉक में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं स्टार्टिंग से, जब वो थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर करके मॉक लगाने जाते हैं तो देखते हैं कि 100 में 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो ऐसे में वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये आपके साथ भी रहा होगा, हर स्टूडेंट के साथ रहता है। इससे आप इस स्ट्रेस को कैसे ये डील करते थे इसके साथ, और इसमें फिर आगे बढ़ने की जो आपको ऊर्जा है वो कहां से आती है? देखिए मॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं कि मॉक्स में आपका 100 में 80 आएगा हमेशा। आप अगर अच्छे स्टूडेंट भी हो जाते, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपके साथ भी आपको 50 भी मिल सकता है जी। तो मॉक्स तो मार्क्स को लेकर आपको वो नहीं करना है कि हेजिटेट नहीं करना है कि मेरा मॉक्स ये मार्क आ रहा है। आप हमेशा फोकस परसेंटाइल में फोकस करिए, क्योंकि परसेंटाइल ही आपको एज देगा। क्योंकि
ऐसा ऐसा है कि टॉपर्स को भी कभी कभी 50 भी मिला है 100 मैंने खुद देखा है जब मैं मॉक्स अटेंड करता था। तो मॉक्स को लेकर कभी डिमोटिवेट मत होना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, मेरे हिसाब से। मार्क्स को एनालिसिस करें, सही बात है, परसेंटाइल देके अपना रैंक देके मार्क्स पर ज्यादा फोकस करना। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये था। अच्छा, मान लीजिए कई और तरह के भी हमारे तैयारी के दौरान चीजें आती हैं, जैसे कुछ फैमिली प्रेशर, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन, तो इन सब चीजों में अपने आप को मोटिवेटेड रखना, और ये सब थोड़ा हमें बताया। अपना जो रूटीन था जिसको आप फॉलो करते थे तैयारी के दौरान, आप कितने घंटे पढ़ते थे, एग्जाम होते थे, इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस बताया हमें। मैं अगर लाइक प्रेशर, फैमिली प्रेशर का बोलूं, वो तो सबकी जिंदगी में होता है, तो उसको मैं टैकल इसी तरह से करता क्योंकि मैं जब जॉब छोड़ के आया था तो वही सिनेरियो को मैं दोहराता था कि मैं जब जॉब छोड़ के आया, कुछ मैं सोच के आया, तो उसी चीज को मैं मोटिवेशन की तरह ही लेता था कि नहीं, मैं छोड़ के जब आया हूं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे अपने पापा मम्मी को एक्चुअली प्राउड फील करवाना था, क्योंकि जब कोई छोड़ के आता है जॉब तो अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। उसको छोड़ के अगर मैं बात बोलूं रूटीन का, तो रूटीन आपको हमेशा एक कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना चाहिए डेली बेसिस पे। कुछ भी फैमिली फंक्शन हो, कोशिश करिए कि आप उसको अवॉइड करें। और मैं जनरली लाइक जब प्रिपरेशन में था, मैं अपना अंडरग्राउंड था, तो मैं घर में ही था, ऑलमोस्ट लाइक दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ता था। बिल्कुल हर चीज से कट गए थे, अंडरग्राउंड होके, क्योंकि जो बैंक एग्जाम है बहुत फास्ट होता है, 3-4 महीने में आप प्रीलिम्स मेंस सब देके निकल जाते हैं। इसमें बहुत एक बार लेवल की तैयारी चाहिए, उस टाइम आप कहीं नहीं जा सकते जी। तो अच्छा, जैसे थोड़ा सा और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप सुबह ऐसे उठते तो सुबह आप क्या पढ़ते थे? पहला आपका इंग्लिश पढ़ते थे या फिर दिन की जो रूटीन है जिसमें आप पढ़ाई करते थे अलग अलग सेट्स में, वो थोड़ा हमें बताएं कि बाकी लोग भी उस तरह से कुछ अलग प्लान कर पाए। जी, मैं ज्यादातर मुझसे सुबह उठा नहीं जाता था। तो मैं जनरली रात के टाइम नहीं पढ़ता था, मैं रात के 3-4 बजे तक पढ़ता था, और मैं उठता था 9, 9:30 ऑलमोस्ट ऐसे में उठता था। उसके सबसे पहले मैं वो डेली जीके करता था, डेली करंट अफेयर्स। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं लाइक एक मॉक मार देता था प्रीलिम्स लेवल का, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आके मैं मेंस लेवल का मॉक करता था। फिर उसको करने के बाद मैं लंच में चला जाता था, ऑलमोस्ट 4:30 बजे मैं लंच में मुझे आया। फिर लंच करके आके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता। उसके बाद मैंने जो मॉक मेंस लेवल मॉक किया, उसको मैं एनालिसिस करने के बाद मैं डेली जीके जो है उसे पीडीएफ से रिवाइज करता था उस पर्टिकुलर डे का। और थोड़े कुछ टॉपिक जैसे कि रीजनिंग का मेंस लेवल पजल हो गया, मैथ्स का मेंस लेवल क्लियर हो गया, उसको प्रैक्टिस करके लेकिन रात तक मैं वाइंड अप करता था। ऐसा स्ट्रेटजी इस तरह से रूटीन था डेली। इंग्लिश भी मैं बोलूं तो वैसे करके इन बिटवीन हो जाता था रात के टाइम। तो देखिए, जब इतना आदमी मेहनत करता है और जिस दिन रिजल्ट का दिन होता है, जैसे जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, तो इसमें जब आपको सफलताएं मिलने लगी तो आपका रिएक्शन पहला क्या था, आपको कैसा लगने लगा था? थोड़ा उससे अगर आप बताएं। ऑब्वियसली अगर मैं पहला रिजल्ट का बात करूं तो वो आया था 1 जनवरी में, जो आरआरबी पीओ का दोनों का था। तो मैं आरआरबी पीओ में एक्सपेक्टेशन कम रख रहा था क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई किया था हमारे स्टेट से 85 कट ऑफ। तो मैं लाइक सबसे पहले फिर भी मैंने आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया क्योंकि मुझे वही चुनी चाहिए था उस टाइम। तो देखने के बाद आई वाज लाइक लिटरली लाइक आई जस्ट क्राइड, रोना आ गया। फिर वो आने के बाद जब मैं मम्मी पापा को जाके बताया तो वो लोग भी लाइक खुश थे, बट वो भी रो दिए थे। तो वो दिन लाइक मतलब लाइक इमोशनल भी था, बट मैं अंदर से बहुत खुश भी था। फिर उसके बाद तो रिजल्ट्स आते गए और ऐसा एक मोस्ट मेमोरेबल डे आपकी जिंदगी का वो एक जनवरी था। अच्छा, तो देखिए, आप सब भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपने गोल तक पहुंचते हैं तो ये जो अनुभव होता है इसको आप शब्दों में नहीं बता सकते। आप देख सकते हैं आनंदा कितने प्राउड हो जाता है जब ये आज भी उस दिन को याद करते हैं। तो बस मेहनत करते रहिए। अभी मैं एक दो बात आपसे आनंदा जानना चाहूंगा कि जैसे मैं अपने दोस्त को बताऊं कि हमारा और आनंदा का जो इंटरव्यू था वो सेम रोड रहा था, हम लोग पास में ही बैठे थे इंटरव्यू के लिए। तो आप जब इंटरव्यू में गए तो उस दिन आपका क्या प्रेशर था और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा ये भी हमारे जी। जनरली मेरा इंटरव्यू शाम के टाइम में हुआ था जी। हम लोग रिपोर्ट किए थे 12 बजे के बाद, बट मेरा आई नंबर 4 बजे के टाइम में था इंटरव्यू। तो लाइक हम लोग का लंच वंच तो हुआ नहीं था, तो स्ट्रेस भी थे वैसे जाएगा इंटरव्यू। बट फिर जब मैं एंटर किया
एंटर करने के बाद एंटर करने में मैं भूल गया इंटरव्यू देने आया, जस्ट जाके बैठा। फिर जब 5 लोग थे पैनल में, एक लेडी थी और 4 सर थे। अच्छे से मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। तो स्टार्टिंग में मेरे कॉलेज के बारे में पूछा, आप कौन से कॉलेज से थे, तो कॉलेज का थोड़ा डिटेल्स में जानकारी दी। और एक सर मेरे कॉलेज के थे, तो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट होके ज्यादा कुछ पूछने लगे, तो मैं 1-2 ऐसे गलती कर दिया। आपके कॉलेज के ही सर थे उसमें? जी मेरे कॉलेज के सर आर्ट कॉमर्स कॉलेज के थे सर थे। उसके बाद मैंने लाइक उनसे बात, उन्होंने पूछा, क्वेश्चन में 1-2 सवाल मेरे गलत हुए तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया। फिर उसके बाद इसको छोड़ के कुछ टॉपिक रिलेटेड जैसे कि रेपो रेट वगैरह के बारे में भी पूछा गया। फिर एक सवाल मुझे याद है, उन्होंने पूछा था बैंकिंग इंडस्ट्री में 3 ऐसे हाई लेवल ऑफिसर्स के नाम बताइए जो लेडी हैं। अच्छा, तो वो भी मैंने बताया था। और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर उन्होंने पूछा था यहाँ। तो बस ऐसे करके ही मेरे लाइक इंटरव्यू वाइंड अप हुआ। उससे पहले जस्ट पूछा था आप कहाँ में जॉब करते थे, तो एक सवाल एक चीज था कि लाइक मैं इंटरव्यू इंग्लिश में जब दे रहा था, तो लास्ट में उन्होंने पूछा था कि आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिए, आपका तो ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन होगा, आप क्या एसएमएस में बात करते हैं? तब मैंने उन्हें बताया था कि बात करता है नहीं सर। बस ऐसे करके मेरा इंटरव्यू मतलब बहुत ही वहां पर कंफर्टेबल ही माहौल था, कुछ ज्यादा वो टॉर्चर नहीं करते। बट हाँ, जब क्वेश्चंस करते हैं बैक टू बैक थोड़ा सा बट आप कॉन्फिडेंट रहिए, एस्पिरेंट कॉन्फिडेंट रहेगा तो सब हो जाता है कंफर्टेबल। तो अब हम चूंकि हमने काफी चीजें इनसे जानी, अब हम थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि अभी जो आप अब जॉब लग रही है आपकी, आप जॉब में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको ये जॉब करते हुए बैंक में कैसा लग रहा है, आपके आगे की क्या प्लान है, थोड़ा ये भी हमें बताएं। जी देखिए, स्टार्टिंग में तो यही मेरा सपना था कि किसी तरह बैंक में जॉब लूं। अभी बैंक में जॉब लेने के बाद देख होता है ना ह्यूमन वंस एडवोकेट, तो अभी जब देख रहा हूं कि जॉब निकल, एग्जाम्स निकल रहे, तो कोशिश से जारी है कि और भी अच्छे एग्जाम्स निकले। एफसीए के लिए होपफुल, अगर एफसीए में होता है किसी कारण से हो जाता है तो डेफिनेटली आएंगे, स्विच करेंगे। बट अभी जैसे कि पीएनबी में हो, ये पीएनबी मेरा ड्रीम जॉब था, मैं चाहता था कि मेरे इस बैंक में हो, तो अभी देखता हूँ ज्वाइन करके कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो मैं भी यही पे रह जाऊँ। तो मतलब आगे भी वैसे प्लान है कि अगर देखा जाए कि उनके पास अभी एज है तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर और भी कर सकते हैं। तो अच्छा, अब चलते चलते मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारे लोग एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप एक कंक्लूड करिए, एक मैसेज बताइए जो जिसे वो फॉलो करे और उनका सिलेक्शन भी हो। इस तरह का कुछ आप एक मैसेज है जरूर बताएं। ऐसा जी बिल्कुल, मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर लाइक बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप कोशिश करिए आप डेडिकेटेडली पढ़िए, एटलीस्ट कंसिस्टेंटली तो डेली पढ़ा करिए और मैक्सिमम इनपुट दीजिए, क्योंकि यही जॉब आपको नेक्स्ट 30 से 35 ईयर्स तक सिक्योर करेगा। और जनरली देखा जाए तो हम जब क्लास 10 या 12 में थे, हम हमेशा चाहते थे कि हमें अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिले, तब हम लोग बहुत पढ़ा करते थे। तो ये चीज जो आपको 30 से 35 साल आपका सिक्योर करेगा, उसके लिए आप क्यों नहीं पढ़िए? तो इसलिए मैं उसी को बोलते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करके पढ़िए, सो दैट आपका अगला 30 से 35 साल सही से सिक्योर हो जाए और आप एक अच्छे से लाइफस्टाइल जी सकें। थैंक यू। तो इसी मोटिवेशन के साथ और जो कि जिम्मेदारी का भी भाव है कि सही बात है, आने वाले अपने भविष्य की चिंता करनी भी चाहिए। और ये हमारे जनता का लास्ट मैसेज था कि आप लोग सभी जो मैच्योर हो चुके हैं अब, तो इस बात को समझेंगे कि हमारे आने वाले जो जिंदगियां हैं, हमारे आने वाले जो लाइफ का जो टाइम है, ये हमारे इस साल के प्रिपरेशन पे, कुछ दिन के प्रिपरेशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फुल अपना 100% है। और इसी के साथ हम आज का अपना ये कैंडिडेट जो हमारी बातचीत थी अनंता से, इसे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अलग वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपसे जाते जाते ये कहूंगा, जो मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि पहले के जमाने में लोग पैर दबाकर ज्ञान सीखते थे, पर अब क्या है कि डिजिटल जमाना है, तो अब पैर नहीं दबाना, अब अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। तो बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।